नमस्कार। एन भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। तकनीक का प्रयोग योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और तकनीक भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे कारगर मंत्र है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से युवाओं को समयानुकूल सक्षम समर्थ बनाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2017 से पहले भ्रष्टाचार की चपेट में थी। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, चित्रकूट जैसे जिलों में राशन के अभाव में भूख के कारण लोगों की मौत हो जाती थी। सांसद के रूप में वहां पहुंचने पर पता चलता था कि गरीबों को राशन नहीं मिलता था। उनके नाम से उठा राशन सशक्त माफिया हड़प कर बेच देते थे। एफसीआई के गोदाम से निकलने के साथ ही खाद्यान्न प्रदेश के बाहर यहां तक कि दूसरे देशों तक पहुंच जाता था। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनने के एक सप्ताह बाद ही उन्होंने प्रदेश की 80,000 राशन की दुकानों पर छापेमारी कराई तो 30 लाख फर्जी राशन कार्ड का पता चला। इसके बाद राशन की सभी दुकानों को तकनीकी के इस्तेमाल से पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ दिया गया। राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया। इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में सबसे अच्छी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का खेला खत्म हो चुका है। दरअसल इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के समर्थन से बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के सरदार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विफल हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार को झंडी इंडिया गठबंधन नहीं रोक पाएगा। केशव मौर्य ने आगे कहा कि इंडी गठबंधन का खेला खत्म हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सोमवार को बिहार के किशनगंज जिले में पहुंचे थे। न्याय यात्रा ऐसे समय में बिहार में प्रवेश की है जब कांग्रेस के पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन पहले फिर से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस चले गए हैं। लेकर के सुरक्षा के ऐसे घेरे में जाना पड़ता था लाल चौक तक, तब तिरंगा वहां फहराया जाता था और आतंकवादी हमले करते थे। लेकिन धारा 370 और 35A का अंत होने के बाद अभी 15 अगस्त जब आज़ादी के अमृत काल में जम्मू कश्मीर के भी हर घर तिरंगा फहराने का काम हुआ। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है या नहीं जानते। उनको व्याकुलता है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं। लेकिन उनके भाग्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नहीं लिखा है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए हिंदुस्तान की सीमा से लेकर के एक सीमा से लेकर के दूसरी सीमा तक कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए कांग्रेस को यह नाटक करने से पहले जो धारा 370 और 35A की समस्या उन लोगों ने पैदा की थी, उसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में टूट को बीजेपी की साजिश करार दिया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा चुनाव का हरा कर देगी।
बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए पोस्ट किया कि भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे। एक व्यक्ति के रूप में किसी के इसके सबसे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी। बिहार के ताजा घटनाक्रम पर यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। यह भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया है। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष RK आर्तियन के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी 31 जनवरी को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किए जाने के कार्यक्रम में भागीदारी पर विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा जिला अध्यक्ष RK आर्तियन ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रपति को 19 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर मांग की गई है कि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगामी 31 जनवरी को मांगों के समर्थन में दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का घेराव कर प्रदर्शन कार्यक्रम में बस्ती के नेताओं कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। वे अपने अपने साधनों से दिल्ली कूच करेंगे। मोर्चा जिला अध्यक्ष RK आर्तियन ने ज्ञापन देते के बाद कहा कि दुनिया के विकसित देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो आखिर भारत में क्यों? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत देश के जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया गया। आगे कहा कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 4 चरण आंदोलन घोषित हुआ था, जिसमें से 3 चरण पूरा हुआ और चौथा चरण जो है 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली में महामोर्चा ले जाने के संबंध में है। और यह जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है, आज कई संगठनों ने, कई राजनीतिक दलों, धार्मिक दलों ने भारत मुक्ति मोर्चा का जनपद बस्ती से जाहिर समर्थन मिला है, जिसमें से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति मोर्चा, इंडियन लॉयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भीम आर्मी मंजीत सिंह नोटियाल, अर्जक संघ, राष्ट्रीय अर्जक संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी पेंशनर संघ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सहित कई संगठनों ने जाहिर समर्थन दिया ईवीएम के विरोध में। जो अभी ये सूची है, ये सूची और बढ़ सकती है। मैं सभी सामाजिक राजनीतिक दलों के जिन महानुभावों ने जाहिर समर्थन किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इस ईवीएम के सवाल पर हम लोग जो आज इकट्ठा हो रहे हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के कालिंदी कुंज कॉलोनी के पास कार सवार युवकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें एक पक्ष से एक युवती और एक युवक घायल हो गए, जिसमें युवक की हालत गंभीर है। वहीं दूसरे पक्ष से 2 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अरनिया थाना क्षेत्र से ठेंगोर गांव निवासी रननजय पुत्र हिमांशु और एक युवती दोनों साथ में खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में स्थित सिटी गार्डन पार्क में थे, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक कपिल निवासी न्यू शिवपुरी से रननजय का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद रननजय धमकी देकर कार में बैठकर चला गया। उसके पीछे कपिल और उसका दोस्त सत्यप्रकाश निवासी हमीरपुर बादशाहपुर पंचकई खुर्जा देहात अपनी कार में बैठकर चल दिए। वहीं रास्ते में सत्यप्रकाश ने अपनी पिस्टल से रननजय पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें सत्यप्रकाश ने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी। वहीं तहसील के पास रननजय के परिजन भी पहुंच गए, जिन्होंने सत्यप्रकाश और कपिल पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर दोनों पक्ष भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को कब्जे में ले लिया
और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं चिकित्सकों के अनुसार सत्यप्रकाश के पीठ में गोली लगी है, जिसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। उसको नोएडा अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कपिल के हाथ में गोली लगी है। वहीं पहले पक्ष से युवती के पैर और रनंजय के कंधे पर गोली लगी है। सीओ वरुण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले में अभी दो पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग होना सामने आया है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना खुर्जानगर में आज शाम को करीब 6 बजे सिटी गार्डन के पार्किंग स्थल पर एक लड़का और एक लड़की द्वारा अपनी हुंडई एसेंट गाड़ी में बैठ करके अपने जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसके क्रम में उनके द्वारा केक काटा जा रहा था। केक काटने के ही क्रम में एक अन्य गाड़ी किया सेल्टोस पे सवार कुल 4 व्यक्ति आए और उनके द्वारा उन दोनों लड़के और लड़कियों से पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में लड़का और लड़की जो हुंडई एसेंट गाड़ी पे सवार थे, उन लोगों ने अपनी गाड़ी को अपने निवास स्थान थाना अरनिया क्षेत्र की तरफ भगाते हुए ले जाने लगे, जिसके क्रम में किया सेल्टोस गाड़ी पर एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई, जिसमें लड़के को उसके कंधे पर गोली लगी और लड़की को उसके जांघ में गोली लगी है। कालांतर में लड़के द्वारा अपने परिवार के लोगों को फ़ोन से सूचना दी गई, जिसके क्रम में उसके परिवार वालों द्वारा भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर के एक राइफल से किया सेल्टोस सवार व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में सत्यप्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो कि किया सेल्टोस गाड़ी पे सवार था, उसको भी गोली लगी है। इन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा देखे जा रहे हैं। जल्द ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मनहंदी निवासी बदामा देवी पत्नी ब्रजलाल ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि भेजे गए पत्र में बदामा देवी ने कहा है कि उनके ससुर रामचंद्र पुत्र पटई ने पट्टीदार मनु उर्फ वंश बहादुर लाल पुत्र हरिराम को 25,000 रुपया उधार दिया था, लेकिन गत 24 जनवरी की रात लगभग 8 बजे जब उनके ससुर रामचंद्र बकाया रुपया मांगने गए तो वह गाली गलौज करने लगे और बदामा के बेटे संजय ने जब गाली देने से मना किया तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा। और जब संजय की बहन सुमन और उसकी पत्नी शोरगुल सुनकर बाहर निकली तो रवि कुमार पुत्र राजेंद्र ने सुमन को भय मारा पीटा। पत्र में बदामा ने कहा है कि सुनील पुत्र दीनानाथ, राजन पुत्र लाल बहादुर ने उसके ससुर रामचंद्र, बेटे संजय, बहू कविता और पुत्री सुमन को मारा पीटा। संजय को काफी चोटें आई हैं। साथ ही उन लोगों ने धमकी दी है कि फिर पैसा मांगने आओगे तो जान से मार देंगे। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, किंतु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बदामा ने घायलों के चोटों का मुआयना कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और अपने परिवार के जान माल की रक्षा करने की गुहार लगाई है। समस्या है हमारे लड़का के वंश बहादुर, लाल बहादुर, रवि और सुनील कुमार, हमारे लड़का को 24 तारीख 8 बजे मारे हैं जाके, सर दीवार में लड़ा करके सर में चोट लगा है और पैर में 3 अंगुलियां टूट गया है और हम लोग प्लास्टर सरकारी अस्पताल में करवाए हैं। क्यों मारे हैं वो लोग? पैसा के कारण में। मतलब क्या हुआ था पूरा? पहले वही मांगने गए तो गाली गलौज देने लगे, उसके बाद में आकर के हमारे घर पर 8 बजे मार दिए हमारे लड़कों को। हम अपने मायके गए थे। आपके घर पर चढ़ के मारे हैं? हाँ, हमारे घर पर मारे हैं। कितने चोटें आई हैं आपके लड़के को? हमारे लड़के के चोट लगी है, पैर में 3 अंगुलियां टूट गई है और सर में सिटी स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर साहब अस्पताल में के बोले थे, हमारे पैसा नहीं थे, हम नहीं करवा पाए। आपके लड़का अकेले थे घर पे जब हुई घटना? नहीं, हमारी लड़कियां थी। तो उन्होंने विरोध नहीं किया था? पकड़ लिए उसका सर के, वो कहीं के दीवार में लड़ा रहे थे तो हम पकड़ ले, नहीं तो वो इसका दिमाग में चोट लग जाएगा, ज़्यादा ही मार रहे थे। को भी आपने मारे क्या? हाँ, हमारे लड़कियों को मारे हैं। सुमन नाम है उसका, शादीशुदा है। कल उसकी विदाई थी, लेकिन इतना मार दिए, चोट लग गया, हम नहीं उसको विदाई कर पाए। अभी रवि मारे हैं, सुनील मारे हैं और राजन मारे हैं और लाल बहादुर मारे हैं। सर ऐसा है, इनके ससुर जी का रामचंद्र नाम है, लाल बहादुर और वंश बहादुर नाम के हैं, उनके पटीदार हैं। उन्होंने 25,000 रुपया कर्ज लिया था और रामचंद्र मांगने गए थे कर्ज अपना पैसा, 24 तारीख को सुबह मांगने गए थे। उसके बाद में उन्होंने गाली गलौज दिया। गाली गलौज देने के बाद में झगड़ा शांत हो गई, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए। रात में 8 बजे घर पे आकर के वंश बहादुर और जो है
राजन, सुनील, रवि कुमार आकर के संजय को खूब मारे हैं, मार करके पैर तोड़ दिए हैं उनका। मौके पे आप वहाँ थे? मौके पे हम वहाँ थे। तो आपने विरोध नहीं किया? हम भी छुड़ाए हैं सर। हाँ, हम भी छुड़ाए हैं। रवि हमको जो है झटक दिया था, हमारे सिर में भी चोट लग गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां किसान के खरक में चोर लाखों रुपए की कीमती पशु चोरी करके अपने साथ ले गए, जिसके बाद चोरों के इस आतंक से किसानों में काफी रोष है। आपको बता दें कि पीड़ित किसान रात को अपने घर में सोया हुआ था। सुबह जब पीड़ित किसान खरक में पशुओं को चारा खिलाने गया तो वहां पर पशु नहीं मिले, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं पीड़ित किसान के अनुसार लगभग 3 लाख के पशु बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के कस्बा बीबी नगर के स्थाना रोड स्थित मंडी के पास की है। रात चोरी हुई थी जी। हमारे 2 भैंस, 1 भैंसा, हम घर पर सोए हुए थे। सुबह ने यार चारा डालने के टाइम पर आए तो यहाँ पर सब गायब। ये करीब करीब है जी, ये 2 और 3 के बीच में, 2, 2.5, 3 के बीच में 2, 2.5, 3 लाख रुपए के बीच के हुए हैं जो भी हमारा यहाँ से गया। कानपुर में पेटीएम के जरिए पेट्रोल पंप मालिक से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों ही शातिर पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे। वहीं एडीसीपी क्राइम मनीष सोनकर ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं और पेटीएम का बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, जिसमें पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट होता है। उसका एक्सेस मालिक से लेकर धीरे धीरे सारा पैसा हरिओम और अनु अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा और करीब 22 लाख का चूना लगा दिया। जब पेट्रोल पंप में ऑडिट की गई तो खाते में इतनी बड़ी रकम के गायब होने से पेट्रोल मालिक के होश उड़ गए। बताते चले कि इस तरीके से दोनों ही आरोपी घटना को अंजाम देते थे और सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। मनीष सोनकर ने यह भी बताया कि आरोपी हरिओम ने करीब 12 लाख रुपए गबन किए और अन्नू ने करीब 10 लाख रुपए गबन किए हैं। पुलिस की तरफ से कार्यवाही करने के बाद दोनों के पास से कुल 10 लाख रुपए बरामद हुआ है, जो कि उनके अकाउंट में है, जिसको सीज कर दिया गया है। ये एक साइबर क्राइम का अपराध पंजीकृत हुआ था। श्री राम नरेश अवस्थी जी हैं, जो बर्रा के निवासी हैं। इन्होंने 27 जनवरी को तहरीर दी कि इनका पेट्रोल पंप है जो नीलम HP पेट्रोल पंप गंगा बैराज के रोड पर है मंदना में। उसमें उस पेट्रोल पंप में करीब 27 लाख रुपए का 22,70,000 रुपए का करीब जो है उनके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है। और ऑनलाइन जो है जो उनके पेमेंट होते थे पेटीएम के थ्रू, उसके थ्रू ये फ्रॉड हुआ है। जब उनकी तहरीर पे मुकदमा अपराध संख्या 4/24 अंतर्गत धारा 409, 420 थाना साइबर क्राइम जो है कानपुर का, इसमें पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में 2 संदिग्ध अभियुक्तों को हरिओम पाल और अनुपाल, जो कि उन्हीं के पेट्रोल पंप में जो है काम कर रहे थे, उनको पूछताछ के लिए उठाया गया। तो घटना का खुलासा हुआ कि इनके द्वारा पेटीएम के जो पेट्रोल पंप में पेटीएम अकाउंट लगा हुआ था, उसके QR कोड को स्कैन करा जाता था और जो भी अमाउंट खातों में आते थे विक्टिम के, उसको उन्होंने एक एडमिन राइट होता है, उसके थ्रू यूज़ करके अपने खुद के मोबाइल नंबर को जो अकाउंटेंट का वो होता है, एक ऑप्शन होता है कि अकाउंटेंट के रूप में वो ये कार्य कर सकते हैं कि जो पैसा आया है, अगर गलती से वो पैसा खाते में आया है तो उसको वापस कर सकें। उसका राइट का प्रयोग करते हुए इन्होंने कुल 8 महीने के पीरियड में मई से अब तक 22,70,000 रुपये के लगभग का फ्रॉड करा था, जिसमें वर्तमान में कितना अमाउंट करीब फ्रीज हुआ? 10 लाख रुपए करीब इनके अकाउंट में फ्रीज था, जो पाया गया है उसे फ्रीज करा लिया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करा जाएगा। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में एसपी देहात रोहित मिश्रा ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और वांछितों की तत्परता से गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसपी देहात को कोतवाली पहुंचते ही सबसे पहले सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने शस्त्रागार, राजकीय संपत्ति स्टोर, मालखाना, हवालात का निरीक्षण किया।
साथ ही कोतवाली में सफाई व्यवस्था और मैस का भी मुआयना किया। यहाँ पर उन्होंने खाने की गुणवत्ता के साथ ही अन्य जानकारी जुटाई और व्यवस्था को दुरुस्त पाकर काफी खुश दिखाई दिए। वहीं इसके बाद सीज पड़े वाहनों के निस्तारण कराने के साथ ही लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपराधों और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि लापरवाही कर्मचारी दंडित भी किए जाएंगे। शिकारपुर का निरीक्षण किया गया, लगभग सारी चीज़ें संतोषजनक हैं। कुछ चीज़ों में ये पाया गया कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसके संबंध में समुचित आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और उनमें सुधार करें। अयोध्या में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने स्कूलों के समय में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब फरवरी तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। संशोधित समय अयोध्या के सभी बोर्डों की कक्षा 12 तक लागू होगा। इसके साथ ही विद्यालयों के संचालन के उपरोक्त निर्धारित समय के दौरान ठंड से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के सभी आदेश संबंधितों को दिए गए हैं। ऐसा तब हुआ जब रविवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बिहार के कई स्थानों पर ठंड का मौसम और घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के आदेश मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर के मद्देनजर प्रदेश के कक्षा 8 तक की सभी परिषदीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों समेत सभी बोर्ड के विद्यालयों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर में सुबह शाम घना कोहरा गिरने का अनुमान है। अयोध्या में आगामी 6 दिनों के लिए IMD के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान हल्के कोहरे के साथ 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बुधवार और गुरुवार को हल्के कोहरे के साथ ही न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। दोनों दिनों का अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। शुक्रवार और शनिवार के लिए अयोध्या में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और संभावित कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। दोनों दिन अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ।